Hello, good morning to all of you. साउंड और स्क्रीन प्रॉपर हो तुम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा आर यू गोइंग टू डिस्कस डाउट्स टुडे? ओके, या श्योर। आपके जो डाउट्स होंगे डीपीपी और मॉड्यूल, पहले डीपीपी देन मॉड्यूल। उससे पहले आप वी विल टेक 10-15 मिनट्स टू कवर दैट रिमेनिंग पोर्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. I told you in the last lecture that combination of cells for identical cells in case of series and parallel combination. तो उसका जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बचा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपके डाउट्स रहेंगे। डाउट्स डीपीपी से बैकवर्ड हम लोग मूव करेंगे, जो रिसेंट डीपीपी होगा उसके डाउट उसके पीछे के, और अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपके मॉड्यूल के डाउट्स वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको और भी जो डाउट्स होंगे उनको डील कर सकते हैं। So let me complete this remaining portion which is called combination of cells. I told you कि इस पे एक छोटा सा important point है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस पॉइंट को समझते हैं। Yeah, sorry for disturbance. So कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो या कैपेसिटर्स हो, आइडिया अपना एक ही है, उन सभी को एक सिंगल डिवाइस से रिप्लेस करना, सो दैट सर्किट जैसा बिहेव कर रहा था एग्जैक्टली वैसा बिहेव करना चाहिए। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी फॉर द केस ऑफ हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी से उसके कॉम्बिनेशन कनेक्शन सेम करंट जाना चाहिए, और अगर सेल्स या बैटरीज कनेक्टेड हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सेम करंट जाना चाहिए, उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो सीरीज और पैरेलल में आपने देख लिया, उसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सो लेट्स से कि अपने पास आइडेंटिकल सेल्स है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, लेट identical cells और each सेल का EMF ये इंटरनल रेजिस्टेंस R are connected in M rows. M is the number of rows and in each row there are N cells in series. So हम लोगों ने ऐसा assume किया कि हमारे पास एक सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक लाइन में या फिर एक रो पर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लगाए गए हैं जो E और R वैल्यूज के हैं, और इस तरह से m नंबर ऑफ रोज बनाए गए हैं। तो क्या इस लैंग्वेज से आप हमको ये बता पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने यूज हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल्स that we are using, you can count that each row consists of n and there's m rows, so it's going to be easy to answer, right? Okay, good. So m into n, that is going to be the total number of cells. So आपने total number of cells m into n लिए, जिसमें से n को n पैरेलल पे m रोज बना रखी हैं। सो अगर इसको दिखाना चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट स्टिल कुछ तो दिखाना होगा। सो लेट्स से कि अपने पास एक ये सेल है, अनदर सेल इज दिस,
another cell was here, and this story keeps on running till we get this last one, which is nth. So ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. अगर इस तरह से नंबरिंग हम लोग करते हैं, so ये n नंबर ऑफ सेल है. सभी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, वो आइडेंटिकल है. सभी की पोलैरिटी भी हम लोग एक जैसी लगा रहे हैं. सो दे आर इन अ सेम पोलैरिटी मैनर. सो दिस इज वन रो. अब इस तरह से अपने को रोज लगानी है, और रोज की जो पॉपुलेशन है, नंबर है, वो m है. हर रो पर सेम नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं. सो इस तरह से एक और रो लगेगा, और भी रो लगेंगे, बहुत सारे रोज लगेंगे. फाइनली एक रो यहाँ पर मिलेगी. दिस वन. सो वी कैन कॉल देम कि ये नंबर ऑफ फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, थर्ड रो रहा होगा, फिर ये mth रो आ रहा है. सो m rows and number of cells in each row, so total number of cells becomes m. Now suppose कर लीजिए आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए किसी रेजिस्टेंस से, या फिर कोई एक अप्लायंस आपको चलाना है, बड़ा अप्लायंस है. लेट्स से कि ट्रेन का इंजन आपको रन कराना है, और लेट्स से वो इलेक्ट्रिकल पावर देना है, और आपके पास सेल्स है, सेल से चलाना चाहते हो, और आपके पास जो सेल्स है वो बहुत छोटे छोटे, आई मीन लाइक उनके वोल्टेज बहुत कम है, उसको चाहिए वोल्टेज बहुत ज्यादा. तो आप अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स हो, और आप एक बड़ी डिवाइस को या अप्लायंस को ऑपरेट कराना चाहो, तो आप क्या करोगे, उनको कंबाइन करोगे. ऑफ कोर्स नाउ कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑप्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन है. ना डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, जनरली पर्पस ये रहेगा कि हमको पावर ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि जो भी अप्लायंस होता है उसको पावर चाहिए होता है, पावर से ऑपरेट करता है. सो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है. और इसी क्वेश्चन को वो एग्जाम में आपसे पूछता है. तो आपसे बोलेगा कि आपके पास लार्ज नंबर या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल आपको बता देगा. फिर आपसे पूछेगा कि उसको किस कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए सो दैट की पावर मैक्सिमम डिलीवर्ड हो. दैट मीन्स उसको हम लोग सीरीज ऑफ में पैरेलल में नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाएंगे. तो अपने को ये पता करना होगा कि कितने सेल्स आपको सीरीज पे रखने हैं, कितने आपको पैरेलल पे रखने हैं, सो दैट यू अचीव द मैक्सिमम और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ इट. सो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका इक्विवेलेंट समझना होता है. तो आप बोलोगे कि लेट से अपने पास कोई लोड है यहाँ पर, और उस लोड को पावर सप्लाई या करंट सप्लाई या जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे. आर यहाँ पे लगा देंगे. एक बार हमने यहाँ पे आर लगाया, तो हम इस आर को पता करना, ये आर है, इस पे करंट आएगी. इस करंट को हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे ना. ये भी करंट सप्लाई करेगा, ऑफ कोर्स सारी ब्रांचेस करंट सप्लाई करेंगे. लेट्स से टोटल करंट जो इसको रिसीव होती है, दैट टोटल करंट इज आई. सो इस आई और आर से हम पावर निकाल सकते हैं. इस आई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम करंट के बारे में बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. ओके सो पहले तो इसको समझते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कितना है, बाकी बाद में बात स्टोरी हम लोग बना लेंगे. सो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट बताना है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा वो समझते हैं. तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू विल नो कि आपको इन सब सेल्स को हटा करके एक सेल लगाने की जरूरत है, और वही लोड लगाने की जरूरत है, सो दैट कि आप वही करंट को अचीव कर सके. दैट्स द पर्पस. सो सेम लोड को सेम करंट देने के लिए कितना ईएमएफ लगाना होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो इक्विवेलेंट हो जाएगा. ये हम लोगों ने सीरीज ऑफ पैरेलल में बात की थी. सो पता करते हैं. सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं, और इसकी भी एक इक्वेशन बनाते हैं. दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं. सिंस ये सब आइडेंटिकल है, तो सभी से बराबर बराबर करंट आएगी,
और सभी ब्रांचेस के करंट मिलकर के टोटल आई बना रहे होंगे, तो क्या हम समझ सकते हैं कि एक ब्रांच से कितना करंट आ रहा होगा? कैन वी से कि एक ब्रांच से आई बाई एम करंट आ रहा होगा? आई बाई एम इससे आएगा, आई बाई एम इससे आएगा, आई बाई एम इससे आएगा, एम टाइम्स आएगा, तो फिर टोटल करंट आई बन जाएगा। अब आप इस पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो या लूप्स लॉ लगा सकते हो। जब आप इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव रहा होगा रेजिस्टेंस का, बाकी सब इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे रेजिस्टेंस के। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हो, तो ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सब स्टोरी चल रही है। सेम करंट यहाँ से जाएगी आई, और यहाँ से जो इंटर कर रही होगी करंट वो आई बाई एम होगी। ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज आई बाई एम। सो यहाँ पर मैं शॉर्ट में केवीएल लगाता इस बड़े सर्किट में इस छोटी सी लूप के लिए, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए ये लूप ही हमको डायरेक्ट आंसर दे देगी। अदरवाइज अगर ये अलग अलग होते तो हम i1 i2 i3 im तक पता करते, फिर उसको सिंप्लीफाई करते। कैन यू आइडेंटिफाई इज गोइंग टू बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ दिस आई आर, यहाँ से आएगा। फिर यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहे होगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और हर रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जाएगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करें तो सब में आएगा आई बाई एम इंटू आर, आई बाई एम इंटू आर, आई बाई एम इंटू आर। तो ये जो आई बाई एम इंटू आर आने वाला है, ये कितने टाइम्स आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना इंटरनल रेजिस्टेंस एडेड है। सो एन नंबर ऑफ लगा हुआ है, सो आप बोलोगे ये एन टाइम्स आ जाएगा, ये भी एड अप हो जाएगा। इसके बाद ईएमएफ लिखोगे, ईएमएफ नेगेटिव से एंट्री लेगा तो माइनस ई बनेगा, माइनस ई बनेगा, माइनस ई बनेगा, सिमिलर टाइप की पोलैरिटी से कनेक्टेड है, तो ये माइनस एन टाइम्स ई बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बहुत शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपना काम काफी हद तक हो गया। नाउ इस इक्विवेलेंट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तब भी अपने को वही लिखना पड़ेगा, क्या आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट माइनस ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। Now you can compare this with this. फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली सेम जा रहे हैं, सेकेंड टर्म में आई अलग कर लो, जो बाकी बच रहा है वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो एन टाइम्स आर डिवाइड बाई एम आ रहा है। इसको समझा भी जा सकता है क्योंकि एन सीरीज में थे तो उस सीरीज वालों ने उसको एन आर बना दिया होगा, और एम पैरेलल थे तो पैरेलल वालों ने इसको 1/m बना दिया होगा, तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया। मोर ओवर ई इक्विवेलेंट के बारे में बात करना था। ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको इसे कंपेयर कर लो। सो इक्विवेलेंट ई इज गोइंग टू बी एन टाइम्स ई। सो ये रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, दीज आर द रिजल्ट्स फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ इन केस ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आपको याद रखना होगा कि n इज द नंबर ऑफ रो, दिस नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस, और m इज द नंबर ऑफ रो। कॉपी कर लीजिए। एक बार आपको ये समझ में आता है तो फिर हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। कोई डाउट कंसर्न आ रहा हो तो पूछ सकते हो। बढ़ सकते हैं आगे। ये आपका सर्किट हो गया। अगर आपको ये पता चल गया तो मैक्सिमम पावर के बारे में बात करेगा। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैक्सिमम पावर की बात करेगा तो हमारे पास एक मैक्सिमम पावर थ्योरम होती है, जिसमें आर और आर इक्विवेलेंट को हम लोग आपस में इक्वेट करा देते हैं। सो वहां से अपने को मैक्सिमम पावर वाला पॉइंट भी पता चल जाएगा। और अगर वो करंट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा तो बेसिकली हम करंट को भी मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं कि कैसे आता है। तो डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो अगर आर को मैक्सिमाइज करना, आर से पावर को मैक्सिमाइज करना है तो आई को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और उससे लिंक कर सकते हैं। या फिर अगर अपने को आई पता करना है तो आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
So suppose कल आपसे पूछता है कि find current. So current in the circuit is going to be, can we say कि this is going to be E equivalent divided by R plus R equivalent. Now अगर E equivalent आपको पता करना है तो E equivalent आपका N E निकला था. You can remember those numbers. R is R और small R equivalent की value आई थी N R divided by M. I is equal to, कई बार आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम करंट बताइए कैसे चल रहा है, कितना जाएगा. सो अगर करंट को मैक्सिमाइज करना है तो हम वो भी बता सकते हैं, पावर को मैक्सिमाइज करना वो भी बता सकते हैं. सो करंट, कई बार करंट एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा m इंटू एन टाइम्स ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर. नाउ अगर ये पूछता है मैक्सिमम पावर कितना आएगा तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को आर के इक्वल बराबर करके बता दीजिए. आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कितने सीरीज पे लगाना होगा, कितने एम यानी एम और एन के बारे में पूछ सकते हैं, तो करंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना. एक तो ये आप याद रख सकते हो एज ए रिजल्ट फॉर करंट. दूसरा, करंट को अगर मैक्सिमाइज करना होगा फॉर कॉम्बिनेशन पता करने के लिए तो इसको हम यूज कर सकते हैं. सो लेट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ. टोटल नंबर ऑफ cells is given and we need to find, इससे आपको पता चलेगा हम करना क्या चाह रहे हैं. सो इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन टू अस, जनरली ऐसा बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपने को पता है और अपने को ये पता करना है कि we need to find m and n for which current will be max. This is let's say one of the question. तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको कितने सीरीज पे लगाना होगा, कितने पैरेलल लगाना होगा. और अगर सीरीज पैरेलल आपको बता देता है तो आपसे पूछता है कितने रेजिस्टेंस के लिए पावर मैक्सिमम आएगी, तो वो आप जानते हो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए. सो अगर हमको एम और एन पता करना है तो क्या करते हैं, तो टू सिंस टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपने को गिवन है तो आप देखोगे एम और एन हमारा कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा. गिवन है ई ईएमएफ इज नोन और अपने को आई को मैक्सिमाइज करना है तो इसको लेकर के आते हैं. अगर आप आई को मैक्स करना चाहते हो तो अपने को क्या करना है, एम एन ई से कुछ भी नहीं करना है क्योंकि एम वेरिएबल है यस, एन वेरिएबल है यस, लेकिन एम इंटू एन कॉन्स्टेंट है. वाई? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन बाई एम एन. So this is going to be MR plus NR. इसको आप मिनिमम करना चाहोगे और सिंस ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एम एन की वैल्यू कांस्टेंट है. तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एम वेरिएबल है, एक एन वेरिएबल है. आपको दोनों पता करने हैं और आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है. दैट्स ऑल. दैट मींस एम एन की वैल्यू आपको पता है. सो हम लोग क्या करना चाहेंगे कि इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे. तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे तरीके हैं. इस कांस्टेंट की वैल्यू को सी पकड़ लो, एम की वैल्यू को एन के टर्म में यहाँ पे रख लो और जैसे एम की वैल्यू को एन के टर्म में रखोगे तो फिर आप डिफरेंशिएट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. और भी तरीका अपने पास है, सिंपल तरीका यूज कर लेते हैं. ये एम एन, ये डिनोमिनेटर को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर. अगर हम इसको स्क्वायर में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स एम आर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स एन आर माइनस ट्वाइस टाइम आएगा. तो उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए हम प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एम एन आर इंटू आर लिख सकते हैं. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस बाय दिस. और अभी भी हम चाहेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मिनिमम रखना है क्योंकि हमने आई को मैक्स करना है. कई बार वो आपसे पूछ लेगा कि आई की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो यहाँ से अपने को पता भी चल जाएगी. अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, डिनोमिनेटर को अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है. अच्छा, ये जो वाला टर्म है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें भी m इंटू एन एक साथ आ रहा है. जब m इंटू एन एक साथ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, दैट डज मीन कि वो कांस्टेंट है. r हमको गिवन है, कांस्टेंट है, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट हमारे पास और पूरा टर्म आपको मिनिमाइज करना है. ये नंबर हमारा वेरिएबल है
और वो भी स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो अगर आपको मिनिमाइज करना है तो कैन वी से कि इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी होगी, और स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका मतलब है आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आप यहाँ से याद रख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी एम एन ई डिवाइडेड बाई, इसको 0 सब्सटीट्यूट कर लो, ट्वाइस टाइम अंडर रूट एम एन आर आर। ये हम लोग तब यूज करेंगे जब आई मिन पूछेगा, आई मैक्स आपसे पूछेगा और टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपने को गिवन होंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि एम एन ऊपर नीचे से कैंसिल होता भी नजर आ रहा है, सो दैट कैन बी रिटन एज ई बाई 2 विद इन द स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी एम एन डिवाइडेड बाई आर आर। सो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता होगा, लोड पता होगा, करंट मैक्सिमम आपसे पूछी जाएगी, और तो हम मैक्सिमम करंट इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे रख दो, आर की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, अपना आंसर आ जाएगा। मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि ये जो हुआ है इसके लिए कंडीशन क्या लगी है? इसके लिए कंडीशन लगी है कि अंडर रूट एम आर की जो वैल्यू थी और एन आर का इनका जो डिफरेंस था ये 0 होगा। ये 0 हुआ तभी ये मिनिमम हुआ है। इसका मतलब ये भी हुआ, फ्रॉम हेयर वी कैन से एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब आर की वैल्यू एन आर बाई एम, आप ऐसा बोल सकते हो या फिर इसी फॉर्म में याद रख सकते हो। सो एम आर की वैल्यू एन आर के इक्वल होनी चाहिए, तब करंट मैक्स होती है। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू एन आर बाई एम आ रही है, और यहाँ पर भी जब आप आर इक्विवेलेंट को कैपिटल आर के बराबर करोगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम पावर होगा। जब करंट मैक्सिमम जाएगा तो ये पावर भी मैक्सिमम डिलीवर करेगा आर। सो बेसिकली वो भी मैक्सिमम पावर भी प्रूफ हो गया और मैक्सिमम करंट भी पता चल गया। अगर मैक्सिमम पावर पूछता है तो आई मैक्स के साथ आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो पावर निकल के आ जाएगी। कॉपी कर सकते हो, और ये जो फॉर्मूला बना है आई मैक्स का उसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पूछा जा सकता है। सो आप इतना सॉल्विंग नहीं करोगे, डायरेक्टली बता दोगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो। सो जब मिक्स कॉम्बिनेशन बोलेगा तो मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको आर इक्विवेलेंट ईएमएफ याद रखना है, कैसे निकाला जाता है। आई मैक्स के बारे में पूछेगा तो आप इसको यूज कर सकते हो, और आपके पास और भी तरीका है, यहाँ से मैक्सिमम पावर वाला थ्योरम लगा करके भी आप बता सकते हो आंसर। किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रखता है, तो एक सैंपल मैं देता हूँ आपको। इट कैन आस्क लाइक कीलेट 12 identical cells, each of 6 volt and 3 ohm are to be connected so that, or such that, the current through load resistance of 4 ohm is maximum. Find number 1 maximum current. सो इस तरह की उसने वैल्यूज दे रखी हैं और लैंग्वेज लिखा हुआ है, आपसे पूछता है कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी, ये अपने को पता करना है। सो यू कैन रीड द क्वेश्चन, इट सेज कि आपके पास 12 नंबर ऑफ सेल्स है और सबके स्पेसिफिकेशन है आइडेंटिकल है,
और कैसे कनेक्ट करना है ये आपको नहीं बताया है, आपको खुद कनेक्ट करना है, बट इस तरह से कनेक्शन बनाना है so that the current through the resistance or load resistance becomes max. Then we need to find how much that max value is going to be. इसका मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे डेरिवेशन से मैच करता है. सिंस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे डेरिवेशन से मैच करता है तो हम आई की वैल्यू को बोरो कर सकते हैं. और आई की वैल्यू हम लोगों ने अभी बनाया है E/2 √mn/r. सो वहां से पता कर सकते हैं. सो क्या आपको ऐसा पता चलेगा कि जो आई की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है इट शुड बी E/2 √mn/r. नो m पता नहीं है, n पता नहीं है, लेकिन जो भी है दोनों का प्रोडक्ट जरूर पता है 12 होगा. सो ये आ रहा है अपने को 6 वोल्ट /2 अंडर रूट, ये 12 टोटल नंबर है और ये भी 3 × 4 है 12 है, तो इसका मतलब 3 एम्पियर हमारा आंसर आ गया. सो हम बहुत जल्दी आंसर कर देंगे इफ वी हैव लिस्टेड दी फॉर्मूला और हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि उस फॉर्मूले की हमको जरूरत है. तो ये यहाँ पर सारा कुछ स्टूडेंट के थिंकिंग पे सोचे छोड़ देगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन करना है, तो आपको ख्याल में आएगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन करना है, तभी ऐसा होने वाला है. फिर दूसरा आपसे पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. तो सीरीज का मतलब हुआ कि एक रो पर कितने हम लोग लगाते हैं सीरीज पर और कितने नंबर ऑफ रोज दैट मींस पैरेलल लगाते हैं. बेसिकली एम और एन के बारे में पूछेगा. So, अगला पार्ट है कि what should be the value of m and n. So, उसको भी पता कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है जिस कंडीशन के लिए ट्रू हो रहा था, उसी कंडीशन के लिए हम बात करेंगे. तो सीरीज में पहले आपको n का आंसर देना है और पैरेलल में आपको m का आंसर देना है. वो फिर दोनों ऑप्शन देगा. आई मीन लाइक जो आप निकालोगे उसका स्वैप वर्जन भी देगा. सो वी नीड टू बी अटमोस्ट केयरफुल कि कौन सा सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा पैरेलल को इंडिकेट कर रहा है. सो आपको पता होता है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि r की जो वैल्यू आई थी नंबर ऑफ सीरीज r डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल होते हैं, और बस इसको आप याद रख सकते हो. तो इसका मतलब है n/m की जो वैल्यू है वो कैपिटल R/r है. कैपिटल R कितना बोला गया 4, स्मॉल r कितना है 3. सो n/m इज इक्वल टू 4/3. इसका मतलब है और आपको साथ में एक और बात भी पता है कि m इंटू एन की जो वैल्यू है वो 12 है. तो इन दोनों से अपने को एक आंसर मिल जाएगा कि n की वैल्यू 4 आनी चाहिए और m की वैल्यू 3 आनी चाहिए. डन हो गया. एक सिंपल एग्जांपल मैंने पिक किया, कोई भी नंबर्स ले सकता है और उस तरह से अपने को बताना है. तो हम बोलेंगे these many has to be in series, these many has to be in rows, that means parallel. ओके, सो दैट्स मिक्स कॉम्बिनेशन. और जनरली आपसे पूछेगा तो आइडेंटिकल केस के लिए पूछेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो नॉन आइडेंटिकल केस होंगे तो उसमें स्टोरी बदल जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी. बट अगर कभी वैसा पूछता भी है तो आपको क्या करने का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. आप सब इससे I1 को पकड़ो, यहाँ से I2 बोलो, यहाँ से I3 बोलो, यहाँ से I4 बोलो. बेसिकली सर्किट को सॉल्व करना है. फिर किरचॉफ्स लॉज लगाओ. इतना लेंदी नहीं देगा, फिर एक ही दो रो बनाएगा. फिर इसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद उनको सिंपलीफाई करो और इस आई के आर के टर्म में फाइनल आंसर लेके आओ. जब इस आई और आर के टर्म में फाइनल आंसर लेके आओगे तो फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे, यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे. फिर इक्विवेलेंट वाला बना लो, दोनों को कंपेयर कर लो. कंपेयर करने से अपने को ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट दोनों पता चल जाएंगे. कंपेयर करने के टाइम पे मेक श्योर कि आई आर यहाँ पर है, आई आर यहाँ पर है. बाकी फिर इसके बाद हर टर्म को आप कंपेयर कर सकते हो. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. और इसके पहले सीरीज पैरेलल मैंने आपको बता रखा है, मिक्स वाला भी कंप्लीट हो गया. सो दैट्स डन. सो ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है. एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू करने का एससीबी से आप पढ़ लोगे तो कुछ और माइनर पॉइंट्स होंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे. चलेगा. इसके बाद हम लोग डाउट्स पर आ जाते हैं. आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे. वन बाय वन. Sir, यस. sir, can you tell us about short circuits? शॉर्ट सर्किट्स. ओके, ठीक है.
जैसे लैंग्वेज रहती है, हो सकता है आपको बॉदर करती हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि वायर से आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अपने पास एक ये बहुत सिंपल केस ले लेता हूँ। अपने पास एक बैटरी है 10 सौ, और ये बैटरी रखी हुई है। आपसे कहता है कि बैटरी को शॉर्ट करो, तो जिसको शॉर्ट करने की बात करता है ना, अपने को क्या करना है, अपने को एक वायर लेना है और उसके 2 टर्मिनल्स होंगे, उन 2 टर्मिनल्स को आपस में वायर से कनेक्ट कर देना है, ऐसा। तो हम बोलेंगे बैटरी शॉर्ट हो गई। तो अगर किसी भी सर्किट को शॉर्ट करना है तो जहां भी ओपन होगा, जहां भी 2 टर्मिनल होंगे, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे आप वायर से कनेक्ट करोगे, सो दैट विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जानते हो कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कंडक्टर से आपने ऐड कर दिया है। तो स्टोरीज बदलेंगे फिर कि ये सर्किट इन दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर देगा। दैट्स द मीनिंग। जैसे इस केस में अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि क्या होगा। अगर ये ई है, ये आर है, तो यहाँ से करंट रन कर जाएगा। और आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट वाला रेजिस्टेंस 3 वायर होता है, तो सारा का सारा करंट उसी से जाएगा। तो इधर से भी इस तरह से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन बना दोगे, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कितना करंट जाएगा? E डिवाइड बाई आर के बराबर करंट चला जाएगा। ना, ये तो रियल बैटरी थी। आइडियल बैटरी रही होती तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा? अगर आपके पास आइडियल बैटरी रहा होता और आपने इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया, आप देखोगे इस इमीडिएटली स्पार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पाथ पर करंट रन करेगा, और करंट रन करेगा लेकिन रेजिस्टेंस है ही नहीं इसमें कहीं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि E था, और आपने क्लेम कर दिया A और B के बीच में 0 पोटेंशियल। ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अपने को क्या करना होता है कि जब कभी शॉर्ट सर्किट की बात बोले, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, इसके बाद एक सर्किट बनेगा, उसको सॉल्व कर लो, अपने आंसर आ जाते हैं। और अगर आइडियल बैटरी को आप शॉर्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। एक वायर लो और उस वायर से उसके बैटरी के दोनों टर्मिनल को टच करो। अब देखो स्पार्क निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि बहुत सारा करंट रन करता है और उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है जिससे किरचॉफ को या ओम्स लॉ को वैलिड करा सके। सिमिलरली, जैसे मैंने बैटरी के बारे में बोला, कैपेसिटर भी हो सकता है। आपके पास कैपेसिटर होगा, उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर कनेक्टेड है तो फिर शॉर्ट हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ए और बी के बीच का पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये अपने काम का नहीं रहा। शॉर्ट करने का मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना था। सो ओके, एनीथिंग एल्स इफ यू हैव Yes. कॉन्सेप्चुअल इश्यूज, माइनर पॉइंट्स अगर आप कोई इश्यूज कर रहे हो। सर आपने डीपीपी 1-2 को बोला है। यस, ये somebody wants to ask. सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त जो मेथड ऑफ सिमेट्री है उससे एक एक्सप्लेन करो ना। मेथड ऑफ सिमेट्री, ओके। मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या होता है ना कि सिर्फ अपना कॉमन सेंस वर्क कर रहा होता है। ऐसा कोई रूल नहीं रहता। सिमेट्री का मतलब हम लोग जानते हैं ना कि कोई चीज अगर आइडेंटिकल हो तो हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ सिमिलर बिहेवियर होने वाला है। बस इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता, बहुत सिंपल सा केस लेकर के, लेट्स से कि एक वायर है, एक ये रेजिस्टेंस है, और इसके बाद एक इधर रेजिस्टेंस है, और एक इधर रेजिस्टेंस लगाया मैंने। इसके बाद ये आपस में फिर से ऐसे मिल जाते हैं, मे बी लाइक दिस, और फिर ऐसा चला जाता है। सिंपल केस लिया। मेरे को इतना पता है कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाती है, और अपने को 10 एम्पियर करंट जाती है। ये कोई आर है, अपने को ये पता है कि ये भी आर है, ये भी आर है, या फिर ये 2 आर है, ये भी 2 आर है, और ये कुछ आर वगैरह रहा होगा। तो क्या आप हमको ये बता सकते हो कि इस वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा? अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग, 5 एम्पियर। अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग, क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट 10 एम्पियर गया, इसके बाद उसको 2 पार्ट में जाना है? ऑफ कोर्स 2 पार्ट में जाना है, लेकिन ये जो पाथ है और ये जो पाथ है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। सिंस ये सिमेट्रिकल है, वी कैन गारंटी कि करंट हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं एक थर्ड ब्रांच बना देता सिमिलर टाइप का, तो आप बोलते 1/3 1/3 1/3 में चली जाएगी। सो यू नीड टू सी लाइक कि जो पास बाइफर्केशंस हो रहे हैं, ट्राइफर्केशंस हो रहे हैं, वो किस तरह से। मोर ओवर,
अगर मैं ऐसा बोलता है कि नहीं, एक 2R है और एक R है, तो क्या अभी भी हम कह सकते हैं ये 5 एम्पियर होगी? अब हम 5 एम्पियर बोलेंगे तो गलत बोल रहे होंगे, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है ही नहीं। अपसाइड इज डिफरेंट स्टोरी, डाउनसाइड इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो पॉइंट क्या होता है कि जब हमारे पास सिमिलर टाइप की स्टोरीज हों, सर्किट बन रहा हो एक तरफ दूसरी तरफ, या कैसा भी, वर्टिकली सिमेट्रिकल हो, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल हो, रेडियल सिमेट्रिकल हो, कोई भी सिमेट्री आपको नजर आए, तो उस सिमेट्री में आप करेंट्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हो। ये पॉइंट चलता है, करंट अगर इक्वली डिवाइड होगा तो जो नेक्स्ट वाले पॉइंट्स होंगे वो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम ये क्लेम कर सकते हैं, अगर इसका नाम ए हो, इसका नाम बी हो, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस वी कैन क्लेम कि ए और बी का पोटेंशियल सेम होने वाला है। कैसे क्लेम कर लिया? अब बोलोगे कि इसमें 5 एम्पियर गया, इस पे भी 5 एम्पियर गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, एक ही पॉइंट पोटेंशियल है, तो अगर डिफरेंसेस बराबर है तो नेक्स्ट पॉइंट के पोटेंशियल बराबर रहे होंगे। तो आप दोनों को ज्वाइन करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्वाइन करा दो, या फिर दोनों को एक ही पॉइंट पे लिख दो, तो पता चल जाएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो सिमेट्री केस में आपको अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा ब्रॉडन करना होता है कि जहां पर सिमेट्री नजर आए तो करंट को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, पोटेंशियल्स के को इक्वेट कर सकते हो सिमेट्रिकल पॉइंट्स के लिए। आपको याद होगा हम लोगों ने क्यूब में कैपेसिटर्स को ऐड करके सॉल्व किया था, तो उसके नेक्स्ट पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को बराबर किया था, अगेन दैट वाज सिमेट्री। ओके, और बाकी फिर कोई क्वेश्चन में आपको इश्यू आएगा तो एज ए क्वेश्चन आप रखोगे तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि यहाँ पे सिमेट्री आ रही है, अगर आप वहां नहीं देख पा रहे हो तो। किसी ना किसी डीपीपी में कोई ना कोई क्वेश्चन रहा होगा, आप वो पूछ सकते हो। आपने डीपीपी 5 नहीं दिए है ना? हाँ, 5 को आज मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। 5 को मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए बना दिया था, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए था और वो मैंने बाद में पढ़ाया आपको इंस्ट्रूमेंट्स के, इसलिए उसको होल्ड कर दिया था। सो 5 विल बी सप्लाइड टुडे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। सो लास्ट में कौन सा डीपीपी गया है मैं उसको ओपन करता हूँ, और अगर मैं ओपन कर पाता हूँ, इसमें आपको कुछ शेयर करने वाली बात है, यस, तो इसको एक बार शेप करके रख देता हूँ, एंड आई विल ट्राई कि अगर मैं डीपीपी इसको ओपन कर सकूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको लास्ट डीपीपी गया था, व्हाट वाज द नेम, नीड टू सी, 7। इस 7 में आपको कोई डाउट हो तो आप पहले 7 का डाउट हमको बताइए, मैं 7 पे आता हूँ, उसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। Anyone having any doubt on DPP number 7, the last one? ये पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लाइक ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है वो सब दिख रहा है, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, पोटेंशियोमीटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, और एनी डाउट ऑन दिस? अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं मान के चलूंगा कि आपसे हो गई है, और फिर पुराने डीपीपी पे आ जाता, 6 पर आ जाता। ओके, ऐसा लगता है शायद आपने ट्राई नहीं किया हो या कुछ और इश्यूज हो, कोई बात नहीं। मैं 6 पर आता। बात देखिए, आपने अगर बैक साइड से सॉल्व किया है तो बैक साइड से भी चल सकते हैं। इसका मतलब आपको 7 पे कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। मैं 6 ओपन कर देता हूँ। 6 पे किसी को डाउट है?
DPP number 6. DPP 3 में है, DPP 2 में है, 4 में है, 3 में है। अच्छा, आपके डाउट्स उधर ही ज्यादा है। चलेगा, मैं आपके कहने के अकॉर्डिंग चल लेता हूँ। Sir, I DPP 6 messaged का you आपने the कुछ doubts पूछा। of DPP 6. हाँ, DPP 6 का आपने कुछ पूछा है तो मैं उसको बता देता हूँ पहले, फिर उधर आता। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूछा। So DPP 6 का क्वेश्चन नंबर 1, I'm providing hint. So it says कि a galvanometer having these many divisions has a current sensitivity of this per division. That means एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर करंट जाता है, and it has a resistance given 25 ohm. How will you convert it into a meter measuring up to 1 ampere? How will you convert into a meter this ammeter into a voltmeter reading 1 volt? So ये second basically part नहीं समझा, first वाला. सेकेंड पार्ट नहीं समझा। ठीक है, तो आपको क्या करने का, जो सेकेंड पार्ट में आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। सो अमीटर जो आपके पास आएगा, उस अमीटर को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि उस अमीटर में एक गैल्वेनोमीटर रहा होगा और एक शंट वाला रहा होगा। ये आपने पहले आइडेंटिफाई किया होगा, ये आपका मीटर रहा होगा। देन आफ्टर आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लो तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये शंट और आरजी का इक्विवेलेंट होगा उसको यूज करने का, और ये आईजी को यूज करने का। ना ये रेजिस्टेंस आपको पता करना है और आप बोलोगे इस रेजिस्टेंस को हमको सीरीज पे लगाना होगा। अच्छा, एस आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी आर जी इंटू एस डिवाइड बाई आर जी प्लस एस। ये आपका एक रेजिस्टेंस होगा जिसको आप आर जी डैश नाम दे सकते हो। अब ये ओरिजिनल जैसा हो गया। वोल्ट मीटर आपको जो मेजर करना है उसमें आएगा आई जी आर जी डैश प्लस आर। नाउ यू कैन फाइंड आउट कि किस आर के लिए आपको ये रीडिंग मिल जाएगी 1 वोल्ट की। सो यहाँ से एक और पॉइंट आपको लर्न करने को पता चला कि हम अमीटर को भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमीटर में केवल शंट आया है तो शंट इसके साथ मिलकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देगा जिसको आप आरजी डैश बोल सकते हो। ओके, सो दैट वाज योर फर्स्ट। इसके बाद आप आंसर निकालोगे, मैच करेगा, करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 you are asking, right? Yes. Which portion? Okay, let me explain and give you a general idea. It says when a galvanometer is shunted with a 4 ohm resistance, okay, the deflection is reduced to 1/10. ठीक है, तो पहले जो उसका करंट जा रहा था, अब उसका करंट 1/10 हो गया। If the galvanometer is further shunted with 2 ohm wire, the further reduction, find the ratio of decrease in the current of the previous in deflection will be what? मेन करंट रिमेन्स द सेम। तो चल क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। एक यहाँ से मेन करंट आती है और उस मेन करंट में आप एक गैल्वेनोमीटर रखते हो और उसके बाद यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो, S1 लगाया पहले आपने, तो इसके पास IG करंट गया होगा और यहाँ से बाकी करंट जाता है। या फिर इस तरह से रखो कि अभी करंट के बारे में हम बोलते हैं। आपसे बोला गया कि जब आपने 4 ओम का शंट लगाया, सो डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/5। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पहले करंट जा रही थी, पहले इसके पास करंट जा रहा था IG रेट से। एक मिनट के लिए समझते हैं कि IG हमारे पास आ रहा था, IG जा रहा है। जब आपने शंट लगाया, शंट लगाने के बाद ये IG/5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना गया होगा? 4/5 IG गया होगा। कैन यू थिंक ऑफ? अगर ये आपको समझ में आता है तो यहाँ से अपने को IG के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा और S1 अपने को पता है।
फिर सर्किट में जो एक्सटर्नल करंट है वो वही रहती है, और ये गैल्वेनोमीटर है, आपने इसको शंट किया है, द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर शंटेड। फर्दर शंटेड का मतलब S1 तो लगा ही था, आपने S2 भी लगा दिया। अब कितना करंट जाने वाला है? अब अपने को पता करना है कि यहाँ से कितना करंट जाएगा और यहाँ से कितना करंट जाएगा, फिर इसका रेशियो निकाल लेंगे। समझ में आता है? ये IG का एक पोर्शन इधर से जाएगा, एक पोर्शन इधर से जाएगा, कितना फ्रैक्शन जाएगा वो अपने को पता चल जाएगा। ये 4 है, सर वो ये जो 2 है। फर्दर शंट करा वो सीरीज में भी कर सकते हो, पैरेलल में भी कर सकते हो क्या? शंट करने का मतलब होता है कि जो डिवाइस है अपने पास, उस डिवाइस के आपको पैरेलल पे लगाना है। अच्छा, उसके पैरेलल पे लगाना है। ये पॉइंट आपने सही रेज किया। ये मैंने इसको इसके सीरीज पे लगाया। फर्दर शंटेड का मतलब हुआ है इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। सो आप एक काम करो, इस पर इधर से लगाओ। यस, एक 2 का हो गया, एक 4 का हो गया। शंटिंग मीन्स पैरेलल टू द डिवाइस। उससे पहले हमने जो लगाया था वो उसके पैरेलल नहीं बना था, बल्कि इसके सीरीज में चला गया था। तो ये लगा लो केस, अब कंपेयर कर लो, अपने को आंसर आ जाएंगे। ओके यस और ये 6F, व्हाट डज दैट मीन? 6 का F पोर्शन, यस ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पोटेंशियोमीटर स्टफ, ये आपको कहानी बताई गई होगी। F में क्या बोला गया है? वुड द सर्किट वर्क well for determining external small EMF, say of order of few millivolt, such EMF okay, तो अपने को ये पता करना है कि क्या इसको हम स्मॉल EMF मिली वोल्ट जैसे EMF को मेजर कर पाएंगे या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सो क्या बोल सकते हो? उसके लिए आपको ये पता करना होगा कि इसका मिनिमम कब हमको मेजर करने को मिलेगा। मिनिमम मेजर करने के लिए जब हम यहाँ पे क्लोज जाएंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे कितने क्लोज हम मेजर कर सकते हैं, तो करंट के ऑर्डर से अपने को पता चल जाएगा। सो करंट निकालने के लिए ये सर्किट हमको यूज करना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी हमको पता होगा। एक बार चेक करना होगा AB का रेजिस्टेंस कितना है। तो जब हम लोग AB का रेजिस्टेंस पता करेंगे, सो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये बैलेंसिंग मिल रहा है, और वेरी हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया है। अच्छा, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस इसलिए कनेक्ट किया होगा सो दैट कि यहाँ से हम कम से कम करंट को प्रोवाइड करवाएं। चलता है। सो यहाँ पर अपने को चेक करना ये होगा कि इसको क्या हम यहाँ 0 तक ला सकते हैं। थ्योरेटिकली हम इसको 0 पे ले आएंगे तो हमारा जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, तो वो 0 को मेजर कर सकते हैं थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम लोग मेजर करते हैं तो कुछ मिनिमम एरर आती है, और अपने को ये निकालना होगा कि जो एरर आने वाली है और जितना हम मेजर करने वाले हैं, अगर सपोज कर लीजिए हमारी एरर ही मिली वोल्ट के ऑर्डर की आ रही है, तो फिर हम मिली वोल्ट जैसा पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपने को बड़ा पोटेंशियल मेजर करेंगे सो दैट कि इतना एरर उसमें एडजस्टेबल हो जाए। अब उस एरर से अपने को पता चलेगा कितना हो रहा है। फिर उसके लिए हमको पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसी दी गई हैं, उन वैल्यूज के बेसिस पर हम बता पाएंगे। सो हाउ वी कैन मेजर द एरर, उसके लिए अपने को एक बार काम करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन हमारे लिए हेल्प करेंगे, जैसे कि आपने ई वैल्यू निकाली है, अननोन EMF, तो फर्स्ट का ई का आंसर कितना आएगा, उससे अपने को पता चलेगा कि क्या वो बहुत ज्यादा वैल्यू का था या कम का था। और वैसे भी हम लोग जानते हैं इसका आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक करंट निकालो, ये करंट इधर से जाएगा, इस करंट की वैल्यू निकालो, और फिर हमारा ये जो EMF आएगा जो को मेजर करना है, वो I इंटू कुछ पोर्शन ऑफ R का आएगा, लेट से RAC आएगा। नाउ I की वैल्यू तो लेट से दैट वही वाज रहेगी 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। तो मिली वोल्ट से तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि
वो अपने को हेल्प ये करेगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग मेजर कर रहे हैं। कैसे हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता। आप एक काम करो कि ई की वैल्यू हम लोग जो मेजर करने वाले हैं वो आई इंटू आर लिखने वाले होते हैं, ठीक है। आई एज्यूम करते हैं कि करंट कांस्टेंट जा रहा है। सो जो एरर आएगा मेजरमेंट में, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। सो इस लेंथ को मेजर करने में फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा वो अपने को पता करना होगा। नाउ यू सी कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसके बारे में, टर्न आउट टू बी दिस मैनी सेंटीमीटर और समथिंग लाइक दिस मैनी सेंटीमीटर। तो जो डेल्टा एल हम कहीं भी मेजर कर रहे हैं, सपोज के लिए ये मेजर हमने किया, तो आप उसकी वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये 0.1 सेंटीमीटर तक डेल्टा एल अपना जा रहा है, और एल की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। सो जब एल की वैल्यू आप रखोगे, कोई भी एल हम मेजर कर रहे होंगे, तो ये जो वैल्यूज आने वाली हैं, क्योंकि हम इसको कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज के लिए इस मेजरमेंट से कैलकुलेट करें या इस मेजरमेंट से कैलकुलेट करें, चलेगा। तो जैसे हमने 67.3 रखा, सो ये बताएगा परसेंटेज एरर कितने आने वाली है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर इसको परसेंटेज में ले जाओगे, इसकी वैल्यू ले जाओगे, तो ये रफली कितना जाएगा, 0.01 और समथिंग टाइप का जाएगा वोल्ट। और भी बड़ा ले लोगे तो इतनी वैल्यू जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें एरर अच्छी खासी आ रही है, लाइक 1% टाइप की एरर आ रही है। और वोल्ट मिली वोल्ट में जाने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो कम बचेंगे। सो पॉइंट इज कि इस पे जो एरर मेजरमेंट आएगा वोल्टेज का, वो खुद मिली वोल्ट के ऑर्डर का या उसके लेवल के पहुंच जाएगा। तो जब हम मिली वोल्ट को मेजर कर रहे होंगे तो हमारा प्रिसाइज डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, उसमें एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कि अगर कभी आपको 0.1 जैसी वैल्यू मेजर करना है, उसमें 0.1 के अप्रोक्सीमेट एरर आ रही है, सो इसलिए कि हम उसको फिर फेवर नहीं करेंगे। और आप ऐसे कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो कि जो मिली वोल्ट, अगर हमारी इसकी रीडिंग वोल्ट जैसी दी गई है, तो मिली वोल्ट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ एन एरर। सो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट मेजर यूजिंग दिस थिंग, क्योंकि हमारी लेंथ मेजरमेंट उतनी प्रिसाइज नहीं रहेगी और एरर जरूर आ जाएगी। ओके, आपने लिखा व्हाट इज द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड का मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। तो आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में कि स्पीड क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। सो उसी के फॉर्मूले से लगा सकते हो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो होती है। सो आरटी बाई एम, गामा आरटी बाई एम होता है, तो 3 आरटी बाई एम रफली हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी थर्मल स्पीड। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास यूज कर लेंगे, टेम्परेचर जो दिया गया होगा उस टेम्परेचर पे बात कर लेंगे, उसकी आरएमएस वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। ओके, सो दैट वाज योर 6th वन। इसके बाद आपने एक और कोई पूछा था, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। 18th क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सर्किट से रिलेटेड है। इसमें अमीटर दिया गया है और आपको रीडिंग बतानी है सभी अमीटर्स की। यस सर 18th को हटा सकते हैं, वो निकालना रह गया। ओके, इफ इट इज डन सो वी कैन स्किप। बाकी किसी को अगर पूछना है 18 तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर्किट को रीड्रॉ कर लो और अच्छा सर्किट बना लो। उसके बाद किरचॉफ्स लॉज लगाओ। अगर आप अच्छा भी नहीं बनाते तो आप यहाँ पर एक करंट ले लो, यहाँ पर एक करंट ले लो, यहाँ पर एक करंट ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। ओके, बैक आते हैं हम। एक्स डीपीपी 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 6 तक शायद आप लोगों ने बहुत कम किए। सो 1 ज्यादा शूट करेगा। Where is this DPP 12th current 1 में आपने जो डाउट्स पूछे हैं दे आर, लेट मी सी, वन का डाउट मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, फिर से आप उसको पोस्ट कर सकते हो। वन का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस फर्स्ट, इसने बोला कि अपने को एस्टिमेट करना है
एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड और कंडीशंस आपको दी गई होंगी. स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन. Carrying a current is given. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. So total number of electron जो अपने को कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर डेंसिटी वो पता करना है. The density of the copper is the given, atomic is given. So इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री या फिर ऐसा बोल लो कि अपने को बेसिक आइडियाज को यूज करना है. फॉर्मूला कौन सा लगाना है मैं आपको हिंट करता हूँ. I is equal to NEAVD. That's what we need to use. और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, ठीक है. E आप जानते हो, ठीक है. करंट आपको दिया गया, ठीक है. क्या पता चल जाए अपना आंसर आ जाएगा. N पता चल जाए अपना आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. N मैं आपको बताता हूँ. N कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो N इज व्हाट, पहले तो इसको समझते हैं. ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है. अब इसने बोला है कि एज्यूम करो कि ईच कॉपर एटम, कॉपर का हर एक एटम के पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है. कंडक्शन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो अगर अपने को ये पता चल जाए कि कितने टोटल कॉपर एटम्स हैं तो अपने को टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे. फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना एन है, नंबर डेंसिटी है. नो उसके लिए अपने बोले, इसने बोला कॉपर डेंसिटी अपने को गिवन है और उसका एटॉमिक मास गिवन है. सो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. नंबर ऑफ मोल्स, हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. मास डिवाइड बाय दिस मोलर मास, कैपिटल है. ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखता हूँ. सो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे मास को स्मॉल एम, कैपिटल एम इज मोलर मास. ये अपने को दिया है एटॉमिक मास, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से. यू नो दैट नंबर. पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए अपने को, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो मास एन ए डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम अपॉन मास करोगे तो ये डेंसिटी हो जाएगी. तो ये बनेगा डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर और ये मास जो अपने को गिवन है. ये आप याद रख सकते हो एज ए फॉर्मूला. फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज कर सकते हो. अब आप देखो, आपको सब कुछ पता है. क्या डेंसिटी ऑफ कॉपर पता है, यस. क्या एवोगाड्रो नंबर आप जानते हो, यस. क्या एटॉमिक मास आपको पता है, यस. तो क्या यहाँ से नंबर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, यस. बाकी सारे नंबर आपको ऑलरेडी पता है. सिंप्लीफाई कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है बताया गया. एनी अदर क्वेश्चन ऑन DPP1? ओके, इफ इट इज नन, यहाँ पर एक लाइन है मैं बोल देता हूँ, हालांकि मैंने सब बताया नहीं. ये सेमीकंडक्टर के बारे में कहीं इसने यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में यूज किया है कहीं था ना. हाँ, ये रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. तो मैंने आपको वहां पे बताया नहीं, नोट्स के टाइम पे या शायद बोला हो. सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर्स के रिवर्स में वर्क करता हो टेम्परेचर के साथ. उसका बिहेवियर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स की, रेजिस्टिविटी कम होती है सेमीकंडक्टर्स की. आई रिमेम्बर हम लोगों ने एक दिन बात की थी. यस, सो वो पॉइंट आप याद रख सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 DPP का 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 और मैं बताता हूँ. 8 में आपसे पूछा गया है कि silver wire of length 10 meter, cross sectional area given is suspended vertically and weight of this is attached to it. Young's modulus of the resistivity is this increase in this resistance बताना है. अच्छा, ये भी कई लोगों ने ऐसे डाउट भेजा था. सो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बोलता है आपको. इसने बोला कि अपने पास एक वायर है, ठीक है. लेट्स हैव अ वायर
उस पर आपने वेट लगा दिया है, अच्छी बात है। सो दैट्स मास और वेट यू कैन कॉल इट। इससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कितनी लेंथ बढ़ जाएगी? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने डेल्टा एल निकाल लिया तो ये वायर क्या हुआ है? स्ट्रेच हुआ है, वायर स्ट्रेच हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ से पहले आप डेल्टा एल को पता करोगे। एक बार आपको डेल्टा एल मिलेगा तो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जब स्ट्रेच करते हो तो एल के साथ ए भी फर्क गिरता है। यहाँ पर ए को कांस्टेंट मानेंगे, दैट मीन्स पॉइजन रेशियो को नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए को अपने को काउंट करना होता है। अगर आपका लेंथ एन टाइम्स बढ़ता है तो आप जानते हो कि ये ट्वाइस एन हो जाता है, आई मीन लाइक कि एन स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन में किया था कि मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, तो आंसर 4 आ रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर ये डेल्टा एल से बड़ा है तो उसके एरिया को भी अपने को एडजस्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, फिर वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। दैट मीन्स पुराना वाला लेंथ एरिया इज इक्वल टू नया वाला एरिया एंड नया वाला लेंथ। नए वाले लेंथ को क्या लिखेंगे? एल प्लस डेल्टा एल। और इसके बाद यहाँ से डेल्टा ए कैलकुलेट करेंगे। उस डेल्टा एल को यहाँ पर रखेंगे, डेल्टा ए को रखेंगे, तो वहां से अपना नया रेजिस्टेंस मिलेगा। सो पॉइंट इज कि इसमें अपने को क्रॉस सेक्शनल एरिया के वेरिएशन को भी वॉच करना होगा रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो स्ट्रेच हुआ है। ओके और आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो कि अगर एल आपका किसी एन फैक्टर से चेंज होता है तो रेजिस्टेंस उसका एन स्क्वायर से चेंज हो जाता है। फैक्टर वाली बात है, इस तरह का चेंज है तो आप उसको देख सकते हो। चेंज छोटा रहेगा तो फिर उसमें अप्रोक्सीमेट करना होगा। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है फिर आपको इशू बने। देखिए जब ये स्मॉल चेंज आएगा तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे? तो ए डैश क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए एल डिवाइड बाई एल प्लस डेल्टा एल। तो इस डेल्टा एल को आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, एल को कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो। ए डैश कैन बी रिटन एज ए 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल रेस्ट पावर -1। ये सब क्या चल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। एल से डिवाइड कर दिया है और इसके बाद इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा वो लिखेंगे आप 1 माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। ये आपका ए डैश हो जाएगा। अब आप इस पे रखेंगे ए अपॉन ए डैश आ जाएगा तो फिर ये नंबर आएगा, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पॉइंट इज कि ये स्मॉल होने की वजह से जो अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट है वो लगा सकते हो। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आपका आंसर नहीं आता है तो बोलिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज देता हूँ। somebody asked me तो मैंने सॉल्व करके भेजा था। ओके एंड एक मिनट लगेगा, इसको मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ। फ्यूचर में अगर कभी आएगा तो आप बता भी सकते हो। जैसे आर डैश निकालना था आपका, तो आर क्या आएगा? रो एल डैश को हम लोग लिखने वाले हैं एल प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई ए डैश को लिखने वाले हैं ए 1 माइनस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो अब इससे एल कॉमन ले लो तो ये रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ये 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल बचेगा और ये बनेगा 1 माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से एक फॉर्मूला टाइप का भी याद रख सकते हो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है। रो एल अपॉन ए क्या हो गया? ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया एंड दिस इज 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। और ये जब ऊपर जाएगा 1 माइनस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर -1 हो जाएगी, तो ये +1 हो जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा आर 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर। अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ से निकालो, उसको यहाँ पे रखो, आर रेजिस्टेंस आपको पता है, वहां से आप अपना आंसर बता सकते हो। कॉपी कर लीजिए, मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। सो ये आपका डीपीपी फर्स्ट हो गया। डीपीपी 2 पर आते हैं। 2 के क्वेश्चंस आप पोस्ट कर दीजिए कौन कौन से।
जो हमको दिख पा रहे हैं क्वेश्चन DPP2 का वो 14 और 17 है, तो हम 14 और 17 इसको कवर करते हैं। एंड 3 भी है, 3, 13, 15। ओके, सो 3, 13, 15 है। इसके अलावा कोई और रहा हो तो आप जरूर बताएं। 13 है, ठीक है, कवर करेंगे। सो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। Here is the third. It says कि a potential difference of this voltage is applied to a coil of at a temperature 15 degrees Celsius and the current is 10 ampere. ठीक है, what will be the mean temperature of the coil when the current has fallen to 5 ampere? The applied voltage being the same as before. Given this thing. सो ये थर्मल नेचर वाले से लिख करके चल रहा है। तो अपने पास एक कॉइल है, कॉइल का मतलब रेजिस्टेंस, और उसको आपने पोटेंशियल लगा रखा है। कितना पोटेंशियल लगाया है वो आपको बताया जा रहा है, दैट इज 200 वोल्ट, और ये कांस्टेंट रहता है। और ये 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट हैज, फाइनल टेम्परेचर अपने को पता करना है। ये रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट को देखना है, यहाँ से आपको करंट लेके जाना है, और इनिशियली करंट कितना जा रहा था 10 एम्पियर, बाद में करंट कितना हो जाता 5 एम्पियर। सो इनिशियली रेजिस्टेंस R0 पकड़ लो उसको, या R1 पकड़ लो। R1 रहा होगा 200 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 20 ओम का रेजिस्टेंस रहा होगा। लेकिन जब करंट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है, और ये 200 डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स 40 ओम हो गया है। सो रेजिस्टेंस बढ़ गया है हीटिंग की वजह से। और इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, फाइनल रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। नो, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको R1 R2 पता है, यस पता है, अल्फा उसने दे रखा है, यस दे रखा है। क्या यहाँ से टी निकाला जा सकता है? 100%। सो कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से अपने को आंसर तक पहुंचा देगा। इसके बाद आपने अगला जो पूछा है वो 6 है, तो 6 को हम लोग डील कर लेते हैं। फिर 9 भी है, 9 को भी बता देंगे, 12 बता देंगे, 16 भी बता देंगे। सो 6 के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री वाला आप देख सकते हो जो पूछ रहे थे। सो 1 और 2 पॉइंट चूज करना, तो ये 1 और 2 है। आप क्या करो कि 1 और 2 के बीच में बैटरी लगाओ, फिर देखो करंट कैसे चलता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वंस यहाँ से जो भी करंट जाएगा और वही करंट यहाँ से बाहर आएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। करंट आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ब्रांच दिख रही है और ये जो डॉटेड वाली ब्रांच है वो सिमिलर ब्रांच होंगी, आइडेंटिकल ब्रांचेस होंगी, क्योंकि ये इसके बाद 4 पे जाके 2 पर आता है, ये 3 पे जाके 2 पर आता है, 1 और 2 के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान से आप समझ लोगे तो अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो दो मैंने एरोस बताए हैं वो आइडेंटिकल करंट लेके जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर ये आइडेंटिकल लेके जाएगा तो 4 का जो पोटेंशियल आएगा और जो 3 का पोटेंशियल आएगा दे विल बी सेम। तो पोटेंशियल ऑफ 3 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 4। कौन से पार्ट के लिए? जब 1 2 वाला निकाल रहे हैं। इसका मतलब है जो ये वाला रेजिस्टेंस है, वायर है, ये हमारे काम का नहीं है। इससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, इस पे कोई करंट नहीं जाएगा। उसको आप रिमूव कर दो। जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे आप पाओगे लाइफ आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक रेजिस्टेंस इधर है, 2 रेजिस्टेंस इधर लगे हुए हैं 3 से होते हुए, और 2 रेजिस्टेंस इधर है 4 से होते हुए। ये स्टोरी हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लो, ये R है, सो ये दोनों मिलाकर के 2R बनाएंगे, ये 2R बनाएंगे, 2R पैरेलल हो जाएगा तो R हो जाएगा, R के साथ फिर से मिलेगा R और R पैरेलल में R/2 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन R/2 होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं बन सकते, इन्हीं में से कोई होगा। इसके बाद आप 1 3 का केस सॉल्व कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। सो 1 2 1 3 का 1 2 का सेम ही रहेगा ना?
1312 का अगेन हाँ ये क्लेम कर सकते हो क्योंकि 13 करो या 12 करो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? लेट मी चेक वंस मोर. नो, अगेन दे आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर. ये तो 13 पे जब आप लगाओगे सो करंट इस तरह, हाँ उस केस में ये 2 और 4 से कोई करंट नहीं जाएगी, तो 2 और 4 को हटा दोगे, आंसर वही आ जाएगा. सिमेट्री वाला ये मैंने एक्सप्लेन किया इक्विवेलेंट. आप में से कई लोगों को इशू हो सकता है, अभी भी है तो आप बोलो, मैं बताता. नहीं है सो वी कैन से वी हैव डन विद दिस. और अगर सिमेट्री में आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कौन से इक्वी पोटेंशियल हैं और किससे सेम करंट जा रहा है, उसके लिए अपना लॉजिक क्या रहता है? सिंपल कॉमन सेंस. आप चाहो तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी लिंक कर सकते हो, तो वो भी एक कहानी बन सकती है. यस. सर ये ऐसा प्रिज्म, हाँ बोले, आपकी आवाज ब्रेक हो गया. सर ये ऐसा अरेंजमेंट प्रिज्म में नहीं होगा ना, बीच का रॉड गायब नहीं होगा ना प्रिज्म? आई मिस्ड योर वॉइस अगेन. थोड़ा सा लाउड और क्लियर हो जाओ. सर टेक्स्ट कर. किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट में वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, मे बी लाइक किसका वॉल्यूम कम हो. हाँ अब बोले. सर ये ऐसा प्रिज्म में नहीं होगा ना? ऐसा किस में नहीं होगा? प्रिज्म 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 में. ओके. प्रिज्म जो होते हैं अपने ना, वो कई तरह से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. लाइक उनका ट्रायंगुलर बेस है या फिर स्क्वायर बेस है, उसके बेसिस पर होता है. तो प्रिज्म केस में हमको देखना होगा कि किस तरह का प्रिज्म है, किस तरह से कनेक्शंस हैं. अपने को बस ये देखना होता है कि जहां से हमने टर्मिनल्स लगाए हुए हैं बैटरी से, उससे जाने वाले पाथ्स क्या वो आइडेंटिकल पाथ्स हैं. दैट मीन्स जब आगे जाता है तो सेम रेजिस्टेंस मिलता है और फिर सिमिलर टाइप के कनेक्शंस रहते हैं, तो फिर हम वहाँ पर सिमेट्री को यूज कर लेते हैं. प्रिज्म में भी सिमेट्री बनाया जा सकता है. और ये भी एक प्रिज्म है आपका, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये इसका क्या है? बेस है. और ये 3 ट्राइंगल्स हैं. सो ट्रायंगुलर बेस वाला प्रिज्म है ये. सो लगा सकते हो. और अगर स्क्वायर बेस होगा तो उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे. नेक्स्ट आपने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अब में से कई लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे. इसका मैंने दूसरा वाला नहीं बताया था, वो आप चेक कर लीजिए, वही आएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है ए और बी पॉइंट. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ये. तो आप क्या करो, ये सारा पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो इसको एक साथ ड्रॉ कर लो. रीड्रॉ करने से अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा है, तो आप इसका नाम सी दे दो. तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये सब सी है. और इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो. तो सारे कनेक्शन ए बी सी डी के बीच में. सो लेट्स से हम रीड्रॉ करते हैं, ए बनाते हैं, और there is point called D somewhere there is a point C, और E भी कहीं है, देखेंगे कहाँ पर है. A और D के बीच में कितना कनेक्टेड है? A और D के बीच में 6 है. A और C के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? यस, A और C के बीच में एक कनेक्शन है जिसका नाम है 8. फिर DC के बीच में देखते हैं क्या कोई कनेक्शन है. DC के बीच में एक कनेक्शन दिखा अपने को, एंड दैट इज ऑफ 10. इसके बाद एक E पॉइंट है, सो यहाँ पर एक E पॉइंट ड्रॉ कर लो. E is connected with C via 4, that's 4. E is connected with D via 3, so that's a 3. That's a 3, that's 4. इसके बाद में इसके आगे B यहाँ पर है फाइनली, that's a 7. अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है. क्या करना है, ये रेशियो आपस में बराबर जा रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. 10 ओम को हटा के बाहर कर दो, ये सब
Question number 12, it says ki current density across a cylindrical conductor of radius r varies according to this relation. J naught is the 0 at this, G naught is this value at R naught, which is max, or decreases linearly to 0 at R. ठीक है. Calculate the current in terms of J naught. ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वन ऑफ द लेक्चर्स में. कैसे सॉल्व करना होता है? करंट को आप ऐसे लिखोगे, करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट ds, और J को आप लिखोगे J नॉट 1 माइनस R अपॉन R. ds का मतलब आ जाएगा 2 पाई R dr. इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से R तक, ये करंट निकल के आ जाएगा आपको. फिर सपोज that instead of current density is max J naught at the surface and decreasing linearly to this current, उस केस में क्या बताना है? तो जब करंट डेंसिटी सरफेस पे मैक्सिमम होगी तो फिर ये बदल जाएगा. उस केस में ये बन जाएगा अपना इस केस के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन, उसके लिए J आपको यूज करना होगा, वो बनेगा J नॉट R बाई R. हाँ, उसने लिख के तो दे दिया है. ठीक है, तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा? इसका J बदल दो. That's going to be J नॉट R by R 2 pi R dr, और इसको इंटीग्रेट कर लो. यहाँ से भी अपना वही आंसर आ जाएगा. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ? You are audible, sir. क्या स्क्रीन वगैरह दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. कुछ तो प्रॉब्लम जा रही है. हाँ, अच्छा हो गया, ठीक है. मे बी कि कुछ ग्लिच आया हो नेट की वजह से. सो क्या आपको समझ में आया कि ये डन हो जाएगा? सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 12. इसके बाद आपने 13 पूछा है. 13 के बारे में बात कर लेते हैं. सिंस लाइक 13 कई लोगों ने पूछा है. So it says कि there is a network of resistances constructed with R1 and R2 के साथ एक नेटवर्क बना रखा है. Potentials at point 1 2 3 4 पर आपको बताया गया. So 1 2 3 4 पॉइंट के पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है. And each having a potential k times smaller than the previous one. So k बढ़ता चला जा रहा है. Find this in terms of k current passing through the resistance R2 nearest to this. Okay, so ये सर्किट को ध्यान से देखते हैं. V नॉट की वैल्यू k V1 है. What does that mean? Having potential k times smaller than the previous one. So इसमें V नॉट को k V1 लिखा हुआ है. k times smaller, ठीक है, चलेगा, इसी नोटेशन को फॉलो करेंगे. अब आपसे पूछता है R1 R2 का रेशियो बताइए. तो आप क्या करो, इसको कनेक्ट कर लो और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो. इसका पोटेंशियल आपको पता है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा ये आपको पता चल जाएगा, और यहाँ से कितना करंट जाएगा ये भी अपने को पता चल जाएगा. सो ये बैटरी जो है वो V नॉट की बैटरी है. ये 0 पोटेंशियल है, ये V नॉट पोटेंशियल है, और ये अपने को पता चल गया V1 पोटेंशियल है. सो कैन वी से समथिंग कि इसके जो पोटेंशियल्स हैं, करंट पता कर सकते हैं. लेट्स से कि यहाँ से करंट जो जा रहा है वो I1 है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I2 है. So what is this I1 is going to be? V naught minus V1 by R1. V naught minus V1 अपने को पता है. What is R2 is going to be? I2 is going to be V1 minus 0 divided by R2. Moreover, यहाँ से जो करंट जाएगी उस करंट को हम लोग लिख सकते हैं कितना, I1 minus I2. So what the I1 minus I2 is going to be? This is going to be V1 minus V2 divided by R1. अब आप क्या कर रहे हो कि हो गया. अब आपको I1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, I2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और V1 V2 की वैल्यू रख दो. सो V1 V नॉट इज, या फिर V1 इज V नॉट बाई K, V2 इज गोइंग टू बी V नॉट बाई K स्क्वायर. इस तरह की वैल्यूज चलेंगे हमारे पास.
सो जब आप V1 V2 की वैल्यू रखोगे V0 के टर्म में, आप देखोगे सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 R2 का रेशियो आ जाएगा। एक बार ये R1 R2 का रेशियो के टर्म में आएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, अगर इसके बाद आगे की जरूरत पड़ती है R3 की, R3 कहाँ पर है अपने को देखना होगा, R3 लास्ट में है। सो अपने को यहाँ से एक सीक्वेंस बनेगा, I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर यहाँ से हम लोग फर्दर एक करंट को मान सकते हैं, नेक्स्ट करंट यहाँ पे जाएगी, और ये लास्ट वाले लूप का इक्वेशन बना सकते हैं। जब आप लास्ट वाले लूप का इक्वेशन बनाओगे तो वहां से अपने को पता चल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आप ऐसा करो कि I1 अपने को पता चल गया है, लास्ट वाली करंट हम पता कर सकते हैं। हमको करंट को लिंक करना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ से अपने को I1 माइनस I2 भी निकालना पड़ेगा, वो भी एक नंबर आएगा। फिर आप चाहो तो इसको I3 पकड़ो और यहाँ पर जाने वाली करंट को I1 माइनस I2 माइनस I3 निकालो, फिर आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, nth वाली करंट अपने को पता चल जाएगी जो लास्ट में जा रही होगी, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो इसका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद बोलता है करंट दैट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस R2 से जाने वाला करंट I2 निकालना है, यहाँ से निकल के आ जाएगा। नियरेस्ट टू द V0 एंड इसके टर्म में बताना है, इजीली निकल के आ जाएगा। I have given you a hint, you can try. If still you fail to find the answer, मेरे को ग्रुप पे बोलने का, मैं सॉल्व करके आपको भेज देता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे थे 14, 15 भी है, 16 है, 17 है, बैक टू बैक। सो 14 के बारे में, 14 में भी आप देखो कि ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सिमेट्री का यूज करेंगे। अब पूछा क्या, उस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस पूछा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टार अक्रॉस F एंड C। F और C के बीच में, F कहाँ पर है, यहाँ पर है, और C यहाँ पर है। आपको इनके बीच में बैटरी लगानी चाहिए ऐसा। साइन 18 डिग्री, यहाँ पे साइन का कोई रूल नहीं आना चाहिए, वो आपको इसी तरह से दे रखा होगा। या फिर देखते हैं कि उसका यूज है क्या। फिगर इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म, ओके जरूरत पड़ेगी। फिगर इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर एंड रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर 5 पॉइंट स्टार। रेजिस्टेंस ऑफ ई सेक्शन ऑफ सेक्शन EL, E to L का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है इस वाले सेक्शन का। सो ऐसे सेक्शन होंगे, सभी का RR रेजिस्टेंस ले लोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो बस आपको ये देखना है कौन सा सीरीज, कौन सा पैरेलल, कौन से सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है। जितना भी इतना पोर्शन दिख रहा है सभी का 2 ओम रेजिस्टेंस है। सर बट जो EL की लेंथ रहेगी वो LF की थोड़ी ना रहेगी। EL और LD और LK, हाँ LK को अपने को चेंज करना पड़ेगा। वो समझा ये पॉइंट, शायद इसीलिए वो 18 डिग्री दिया होगा। देखो यहाँ पर लेंथ के प्रोपोर्शनल जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, और 2 तरह के रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होंगे। बाकी ये जो पेंटागन टाइप का दिख रहा होगा, इसके अपने अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। उनका लिंक करने के लिए अपने को ये ज्योमेट्री को यूज करना होगा। हाँ, वो पॉइंट मैंने इसको KL को एक साथ बोल दिया, तो इसको मैं चेंज करता। सो लेट्स से कि ये रेजिस्टेंस R है और ये अंदर वाला रेजिस्टेंस R डैश है। R और R डैश में हम लोग रेशियो लेकर के पता कर लेंगे। उससे पहले हमने को सीरीज कॉम्बिनेशन ही पता करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पता करने के लिए आप सिमेट्री को यूज करोगे। जो भी करंट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आना है, तो इससे बराबर करंट जाएगी। इसका मतलब इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, इस वाले रेजिस्टेंस को हटा देने का। फिर वो करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, और कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। तो ये R और R मिलकर के 2R हो जाएंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में आएगा। मोर ओवर ये भी सीरीज पैरेलल वाला केस हमको समझ में आता है, यहाँ तक से और शॉर्ट हो जाएगा, और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, जो HK वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस HK, उसको हटा देने का। अब आपको सीरीज पैरेलल यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मिल गया, और बाकी फिर इसके बाद इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। एक चीज और बचती है अपने पास, R और R डैश, जो आपने पॉइंट आउट किया कि लेंथ आर नॉट इक्वल, तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं। ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, और फिर कुछ एंगल्स को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कितना एंगल बनते हैं, और उसके बेसिस पर अपने को आंसर देना होगा। तो ये 5 स्टार पॉइंट है, हम लोग पता कर सकते हैं कितना बनेगा। 18 दिया गया है तो उसी से लिंक होना चाहिए, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वो कितना बनता है। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट,
थीटा, अगर ये थीटा अपने को पता चलता है, ये वाला थीटा, तो काम हो जाएगा। फिर ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे और हम लोग साइन रूल को लगा सकते हैं। उस सर थीटा वो को पेंटागन आइडेंटिफाई है करने तो के लिए उसके अंदर का एंगल तो आप 108 डिग्री रहेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो अंदर वाला एंगल 72 डिग्री हो जाएगा। हाँ, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास और सी पॉइंट यहाँ पर है, डी पॉइंट यहाँ पर है, और ये जो एंगल बनेगा ये 1/5 ऑफ द टोटल होगा, सो 2π/5 होगा। ठीक है, और लेकिन इससे अभी अपने को एक और पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, यह वाला पॉइंट पे, ई पॉइंट पर। ज्योमेट्री आप और भी बेटर वे पे यूज कर सकते हो इन केस आपको आती है। सो ये जो एंगल है इसी को हमको डबल करना है। ये जो एंगल है ये भी 2π/5 है। सो क्या हम बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? लेट से इसका नाम अल्फा दे देते हैं, हो जाएगा। निकल आया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो अपने पास आ जा रहा है 2π/5 प्लस 2π/5 प्लस 2 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 2π। सॉरी, ये कितना होता है ट्राइंगल के बीच का एंगल? 180, isn't it? So that's going to be pi। यहाँ से अपना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, यहाँ से अपने को 2 अल्फा मिल जाएगा, ये 2 अल्फा जो है वो थीटा है। So theta is going to be equal to pi minus 4π/5, that is basically pi/5। pi is 180, 5 से डिवाइड कर दो, सो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा। ये थीटा अपने को आ गया। एक बार ये थीटा आ गया, अब आप ट्राइंगल यूज कर लो, KDL में साइन रूल लगा दो, तो R और R डैश का रेशियो निकल के आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ये एंगल आपका 2 थीटा है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये R डैश है, तो ये एंगल हम पता कर लेते हैं। और दिस इज गोइंग टू बी 180, दैट मीन्स पाई माइनस 2 थीटा। ये और ये आपस में बराबर होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा बाई 2, isn't it? अब लगाओगे साइन ऑफ दिस, ये जो अपने को एंगल मिला ना, अब यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल आपको पता होगा, वो एंगल 36 डिग्री है। हाँ, उसको 36 में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में अपने को क्या करने का कि इस पे साइन रूल लगा दो। साइन रूल क्या बोलेगा? R डिवाइड बाई R के अपोजिट वाला एंगल, दैट मीन्स साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू R डैश डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अपने को R डैश मिल जाएगा, क्योंकि थीटा आपको मिल चुका है R के टर्म में। एक बार R डैश R के टर्म में मिल जाएगा तो ये अपने को सॉल्व हो जाएगा। R के टर्म में अपना फाइनल आंसर दे देंगे, R इज 2। मैंने हिंट दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको फॉलो करके एक बार कॉपी सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको बताने का। बाकी आप ज्योमेट्री और भी अच्छे से यूज कर सकते हो। गो अहेड, गेट योर आंसर। शायद तो इससे ये जो वैल्यू दी गई थी वो ये दो अलग अलग लेंस थे, उसके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, इसलिए रिलेट करने के लिए आपको दिया गया था। ओके, आपका टाइम वैसे हो गया, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। डिटरमाइन द करंट इन द लीड्स इफ रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो resistance of each of the circuit is given same as equal to R, voltage across the terminal is U, determine the current I। so I current अपने को determine करना है, तो आप क्या करो, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। किन दो पॉइंट्स के बीच में? एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट के बीच में। उसको जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये R अपना काम करेगा। फिर आप देखोगे इन दोनों से बराबर करंट जाने वाली है, तो C और D सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, तो C और D को एक साथ ज्वाइन कर लो, ड्रॉ कर लो, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये भी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये भी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा सर्किट, फिर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो करंट आ जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग, यूज पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, ड्रॉप C एंड D एट द सेम लोकेशन। 16 में आपसे पूछा गया है कि द हेमिस्फेरिकल नेटवर्क ऑफ रेडियस A is made by using a conducting wire of resistance R per unit length R, equivalent resistance
अक्रॉस ओपी, वो हेमिस्फेरिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वायर ही है केवल, बाकी पूरा हेमिस्फीयर हर जगह पे नहीं लगाया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, क्या वो पूरा हेमिस्फीयर है ऐसा, या फिर कि केवल 2 वायर हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब तो पूरा होता है, ये केवल 2 वायर ही हैं, दैट्स ऑल। सो उसी को सॉल्व करेंगे, और इक्विवेलेंट ओ और पी के बीच में बताना है, तो ओ और पी के बीच में आप बैटरी लगाओ, एक टर्मिनल यहाँ पे लेके आओ, एक टर्मिनल यहाँ पर लेकर के आओ, ठीक है। अब आप देखो करंट का कैसे सेग्रीगेशन आएगा, करंट जिस तरह से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सब में बराबर तरीके से जाएगा। सो अगर सभी में आइडेंटिकल वे पे जा रहा है, इसका मतलब है जो नेक्स्ट पोटेंशियल्स हैं ए बी सी डी आर इक्वी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए, उनको आप एक साथ लिख लो, सिंप्लीफाई हो गया, तो ये सब पैरेलल आ जाएंगे, बाकी सारे पैरेलल में आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। सो सेम पोटेंशियल है। इसके बाद ये लास्ट जो आपने पूछा था कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अब देखो कहाँ पर है, दिस इज ए, यहाँ से एक बैटरी लगाओ और बी से कनेक्ट करो, फिर सी वॉच करो करंट कैसे जाएगा। ए से जो करंट जाएगा दैट हैज टू बी टुवर्ड्स बी, जाने देते हैं, इधर जाएगा एक करंट, इधर जाएगा एक करंट, ये अपने अलग अलग करंट्स हो सकते हैं। और फिर आपको देखना होगा कि यहाँ से आना है, ये पाथ है इसका, ये पाथ है, तो सेम करंट हो गया, आइडेंटिकल है। इसका मतलब है एफ और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिमिलरली ई और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये दोनों बार हटा दो आप, बाकी आपको ये सीरीज में आ जाएगा, ऊपर वाला सीरीज में आ जाएगा, पैरेलल आ जाएंगे। तो मैंने जो कट किया उन दोनों वायर को हटाओ, अपना आंसर आ जाएगा 17 थे। सो ये आपका डीपीपी अगला वाला जो भी था वो कवर हो गया। इसके बाद और भी डाउट्स आपके डीपीपी में रह गए होंगे, आप ग्रुप में उनको जो क्वेश्चन है उसको पेस्ट कर दो, मैं उनका आंसर करता। और फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी को नेक्स्ट डे पे ही डील कर लिया करेंगे, क्योंकि अदरवाइज एक दिन में कवर नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उसी डे पे डीपीपी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको लगता है आप लोगों ने पूरा डीपीपी सॉल्व नहीं किया है। सो नेक्स्ट वीक से आपको डेली सॉल्व करना है, डेली उसका अगले दिन उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा डाउट्स का। चलेगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ओवर फॉर द डे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका ओवर हो गया। डिस्कशन चाहोगे तो आप लोग एक क्लास और लगा सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे वो मैग्नेटिज्म आएगा, और उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके